students, once again in geography class of class 10th. We are studying resources and development. Yesterday you have done part 1. Today we are going to start part 2 of resources and development. This is first chapter of geography class 10th. तो इसमें आज के जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो हैं नंबर 1 हम करेंगे लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. Then we will study about land degradation and conservation, and finally we will discuss about soil types and soil resources of India and some exercises. So let's begin with land resources. Before starting the next part of the lesson, let's recap quickly. जो हमने कल पढ़ा उसमें क्या देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. The things available in our environment are called resources. They satisfy our needs. तो उसमें जो नीड्स हमारी सेटिस्फाई होती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किनका होता है? ह्यूमन बींग्स का. ह्यूमन बींग्स ही इनको यूज़फुल फॉर्म में, जो भी थिंग्स अवेलेबल हैं उनको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक रिसोर्स बन जाते हैं. उसके लिए जो चीज़ें हमने समझी थी वो क्या था? एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सूटेबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम उनको कन्वर्ट कर सकें. सेकेंडली फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमी फिजिबल होनी चाहिए, और तीसरा कल्चरेबली एक्सेप्टेबल होने चाहिए. तो उसके बाद हमने सेकंड जो समझा वो क्या था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो इन कैटेगरीज, ब्रॉडर कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपने समझा कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं. बायोटिक होते हैं जिनमें जान होती है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपने जाना जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो हमारे पर्सनल होते हैं, कम्युनिटी जो कि सारी कम्युनिटी जिनको यूज़ करती है, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्स्ट्रा. और ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो विद इन अ कंट्री होते हैं दे आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज. इसके अलावा आपने जाना इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल कंट्री. डेवलप्ड रिसोर्सेज जाने आपने, पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में जाना, और दो चीज़ें और आपने सीखी कल, एक स्टॉक और एक रिजर्व. स्टॉक वो होता है रिसोर्स which cannot be used due to unavailability of suitable technology. और second जो reserve कौन से हैं? They can be used today but are preserved to meet future requirements. तो वो है रिजर्व. फिर हमने जाना रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है. पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं किसी जगह की रिसोर्स के बारे में, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में जानते हैं. फिर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी लगा के एक प्रोजेक्ट या एक मॉडल तैयार करते हैं. और वो जो मॉडल होता है उसको फिर क्या किया जाता है? नेशनल प्लान के साथ मैच किया जाता है. जो हम अपना प्लान बनाते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया का जो भी प्लान बनता है उसको नेशनल प्लान के साथ देखा जाता है. तो इस तरह से हमने ये चीज़ जानी थी कि रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं. There are enough resources but proper planning is needed and appropriate technology is needed to make them sustainable. तो इसके साथ फिर हमने जाना कि कंजर्वेशन कैसे करनी है, कि हम सबको पता है कि रिसोर्सेज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. तो हमें अवेयर होना पड़ेगा. 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी. 3 R's शुड बी यूज्ड, दीज आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. तो इस तरह से फिर लैंड रिसोर्सेज का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि इंडिया को पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड है. आउट ऑफ दिस 93% इज़ इंक्लूडेड इन ऑफिशियल डाटा एंड 7% एरिया इज़ नॉट इन यूज़. तो उसमें वो यूज़ में इसलिए नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास या ऐसे है. तो हमारे पास प्लेटोज़ हैं, प्लेन्स हैं और हमारे पास माउंटेन्स हैं. तो दे आर डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स इन आवर लैंड. तो ये जो 3 फीचर्स हैं इसी पर सारा लैंड यूटिलाइजेशन होता है. लेट्स स्टार्ट लैंड यूटिलाइजेशन टुडे. आज का हमारा जो पहला टॉपिक वो क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन. तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. अब लैंड तो हमें पता है कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. अब बात आती है कि ये लैंड जो है ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, उसी को लैंड यूटिलाइजेशन कहते हैं. अब हम बात करें अगर इंडिया की, तो हमने उनको 5 ब्रॉडर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है. यानी कि पूरी लैंड जो है 5 हिस्सों में बटी है, क्लासिफाई किया गया है या कैटेगराइज किया गया है. दीज आर नेट सोन एरिया, देन फॉरेस्ट्स,
बहुत सारी लैंड फॉरेस्ट के अंडर है। देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि वो भी कल्टीवेशन के लिए नहीं है बट एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। और फिफ्थ जो है वो है फैलो लैंड। फिफ्थ कह लो या 5, हम इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जब हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, तो ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी हम यूटिलाइजेशन करते हैं उनके वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से। तो वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स जो हैं वो हमारे लिए एक स्टोर हाउस हैं वाटर का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। 30% हमारे पास माउंटेन्स हैं, एक यूटिलाइजेशन हो गई। 43% जो है हमारे पास क्या है, प्लेन एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर के काम आता है। और इसी तरह से 27% हमारे पास प्लेटो एरिया है जो कि मिनरल हाउस भी है। अब हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि लैंड रिसोर्सेज जो हैं इन इंडिया क्या हैं। फॉरेस्ट्स हैं, दूसरा नेट सोन एरिया है, तीसरा अगर हम बात करें तो फैलो लैंड है, चौथी हम बात करें तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, और पांचवी है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो फर्दर डिवाइडेड, फैलो लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज करंट फैलो लैंड। अब करंट फैलो लैंड आप देखो तो क्या होती है, लैंड नॉट कल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। और जो अदर देन करंट फैलो है वो क्या होती है, विच इज़ लैंड दैट हैज़ रिमेन्ड अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर अप टू 5 ईयर्स। इसी तरह से जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होती है उसके आगे 3 पार्ट्स हैं। एक परमानेंट पास्चर्स हैं जो जानवरों को चराने के काम में लाते हैं, लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स है, और तीसरी है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऊपर वाली दोनों छोड़ दो तो जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है ना, इसको हम कल्चरेबल नहीं बना सकते यहाँ। उसकी वजह ये है कि आइदर इट्स क्वालिटी इज़ वेरी वेरी पुअर, और यहाँ फिर इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है। अगर हम इसको मतलब इतना हमें कमाई नहीं आएगी जितना इस पर खर्च हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी नॉट अवेलेबल लैंड में बैरन लैंड, उसके 2 पार्ट्स हैं। बैरन लैंड वह जैसे सॉल्टी लैंड, एग्जांपल है रन ऑफ कच्छ में, उस पर इतना ज़्यादा एक्सेस साल्ट है कि उसको हम खुला ही छोड़ा हुआ है हमने। दूसरी लैंड जो है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ जो होती है, जैसे हमारे जो घर हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती तो वो तो लैंड तो यूज़ हो रही है ना, हाउसेस जितने भी हैं, कॉलोनीज़, फिर जो रोड्स बनी हैं, रेलवेज़ बने हैं, दीज आर आल्सो लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। फैक्ट्रीज़ दैट इज़ आल्सो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। अब हम बात करते हैं, आपके सामने 2 पाई चार्ट्स दिए गए हैं जनरल लैंड यूज़ पैटर्न के। तो इसमें जो बात है वो एक है 1960-61 की पाई चार्ट है, दूसरा 2008-2009 का पाई चार्ट है। तो हमने कंपेयर करना है कि लैंड यूज़ पैटर्न में क्या चेंजेस आई हैं तब से लेकर अब तक। उस समय की बात करें और आज की बात करें तो इन दोनों में क्या चेंजेस आई हैं। तो नेट जोन एरिया में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है, वो थोड़ा सा मतलब परसेंटेज है। Forest lands are increased 18 to 22%, but still, according to our National Forest Policy 1954, there should be 33% area under forests. लेकिन हमने अभी वो अचीव नहीं किया क्योंकि अभी हमारे पास लैंड अंडर फॉरेस्ट कितने हैं, जस्ट 22.78%। देयर शुड बी 33% अंडर फॉरेस्ट। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा। 60-61 में जो परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग ग्राउंड थे वो ज़्यादा थे और अभी वो कम हो गए हैं। ये एक चिंता की बात है फॉर दोज हु आर डिपेंडेंट अपॉन लाइव स्टॉक, क्योंकि उनके जानवर उस पर डिपेंडेंट हैं। बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड कम हुई है उसके कंपैरिजन में 1961 के कंपैरिजन। लेकिन ये किस काम में लाई जा रही है, जो यूज़ में लाई गई है, जो बढ़ाई गई है, वो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, उसको एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं किया गया है। उसके बाद आता है करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो लैंड। ये जो है लैंड है इसमें कुछ खास मतलब सेम ही लग रही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। करंट फैलो और अदर देन फैलो लैंड की बात करें तो इसमें कभी कभी तो हमने पढ़ा जैसे कि साल में या 2 साल के बाद फसल तो उगाई ही जाती है। तो अगर हम उसको नेट जोन एरिया में प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल नेट जोन एरिया कितना हो जाता है, 54%। यानी कि इंडिया के पास 54% नेट जोन एरिया हो सकता है। तो ये था हमारा लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज़। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, नेट जोन एरिया होता क्या है, आपको ये जानना है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। तो मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ लैंड है
और उस 10 एकड़ जो लैंड है उस पर मैं क्या करती हूँ, पहले राइस उगाती हूँ, उसके बाद वेजिटेबल्स उगाती हूँ उसी लैंड पर, और तीसरी बार मैं उस पर वीट उगा लेती हूँ। यानी कि एक ही साल में मैं 3 फसलें उस पर उगा लेती हूँ। आई हैव यूज्ड इट थ्राइस, 3 बार मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो जब हमने उसको 3 बार यूज़ किया वो 10 एकड़ लैंड को, तो वो उसी को हम कहते हैं एरिया सोन मोर देन वंस अ ईयर इज़ कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। समझ आपको आ गया होगा आई थिंक। फॉर्मूला अब बताऊं, फार्मूला क्या है, तो टोटल लैंड जितनी है वो कितनी है, 10 एकड़, प्लस नंबर ऑफ टाइम्स इट्स कल्टिवेटेड, पूरे साल में वो कितनी बार कल्टीवेट की गई, तो उसके साथ प्लस करके जितना एरिया बनता है वो हो जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी कि टोटल लैंड थी हमारे पास 10 एकड़, तो हमने उस पर 3 बार 3 फसलें उगाई, तो वो हो गया 10 + 10 + 10 = 30। दैट मीन्स आवर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज़ 30। एक्चुअल क्या था, 10, तो जो एक्चुअल था दैट इज़ कॉल्ड नेट सोन एरिया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि टोटल सोन एरिया क्या होता है। जो एक्चुअल हमारे पास जितना एरिया अवेलेबल है दैट इज़ 10 एकड़ फॉर्म, दैट इज़ आवर नेट सोन एरिया। और जितनी बार उस पर फसल उगाई बार बार, तो उसको क्या कहा हमने, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जितनी बार उगाएंगे उतनी बार उसको प्लस कर लेंगे, उतनी बार, ठीक है। तो इस तरह से जो नेट सोन एरिया होता है वो उतना ही एक्चुअल पोजीशन पे होता है। और नेट सोन एरिया इंडिया में अलग अलग है, डिफर्स इन डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल पंजाब में जैसे 80% एरिया इज़ नेट सोन एरिया, ज़्यादा लोग वहाँ पर फसल उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो वहाँ पर 80% लैंड जो है नेट सोन एरिया उनके पास है, एज़ कम्पेयर टू इफ़ वी गो टू ईस्टर्न स्टेट्स। तो ईस्टर्न स्टेट में मिज़ोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, इन सारे एरियाज़ में हमारे पास जो नेट सोन एरिया बचता है वो जस्ट इनके पास है 7%। और उसकी वजह क्या है, उसकी खास वजह यह है कि दिस एरिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन बिकॉज ऑफ हिली एरियाज़, रगेड टोपोग्राफी, रॉकी माउंटेन एरिया है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर आपको पता है बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं, तो उनको क्लियर करके वहाँ पर लैंड फसलें उगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको कन्वर्ट करना। तो उसके बाद बात आती है, अगला जो बात आती है लैंड डिग्रेडेशन एंड कल्टीवेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमें पता है इम्पोर्टेंस क्या है लैंड की, तो उस लैंड की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हमने उसको बहुत मिसयूज़ कर लिया है, हमने उसको ओवर यूज़ कर दिया, और उसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई। लैंड डिग्रेडेशन में बहुत सारे लोगों का हाथ है। सबसे पहला पॉइंट है एफॉरेस्टेशन, दूसरा है पोल्यूशन, तीसरा है माइनिंग, चौथा है इरिगेशन, और पांचवा है ओवर ग्रेजिंग। इन सारी वजहों से कि मतलब पास्चर लैंड को मैंने पहले ही बताया आपको कि लाइफ स्टॉक ज़्यादा है और जगह कम है, तो अब हमने इनको कंजर्व करना है। तो स्टेप्स देखने हैं कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स टू कंजर्व दिस लैंड। नंबर 1 एफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल उगाने हैं, पेड़ उगाने हैं। जो डिफॉरेस्टेशन की है उसकी जगह एफॉरेस्टेशन करनी है। स्पेशली क्या करना है, वहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स लगानी है ताकि इरोजन ना हो। सेकेंडली माइनिंग हम बंद तो कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बट वी कैन डू कंट्रोल। हम कंट्रोल माइनिंग कर सकते हैं, वेस्टेज को रोक सकते हैं, कंट्रोल करके माइनिंग करके हम लैंड को बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, हम ग्रेजिंग भी ज़रूरी है बट वी हैव टू मैनेज ग्रेजिंग। और चौथी बात यह है कि इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को, जो वाटर है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। उनको ट्रीट करके ही फिर डिस्पोज ऑफ किया जाना ज़रूरी है। एंड लास्टली क्या है कि वेस्ट लैंड जितना भी है हमारे पास, उसको मैनेज करके उसको यूज़फुल बनाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट लैंड को यूज़ में लाना बहुत ज़रूरी है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक बार एक फसल लगाइए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि हमारी सॉइल को मेंटेन कर सकते हैं ताकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए। आपको पता है कि जब एक ही फसल बार बार उगाओ तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, लेकिन लेगुमिनस प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और इस तरह से हम लैंड की जो डिग्रेडेशन है
उसको कंट्रोल करके उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सॉइल एज ए रिसोर्स। तो सॉइल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सॉइल रिसोर्स इज़ ए रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब बात आती है कि रीन्यूएबल क्या है और नेचुरल क्या है। तो आपको पता है रीन्यूएबल मीन्स जो रिन्यू किया जा सकता है, और नेचुरल मीन्स जो नेचर की तरफ से ही हमें मिला है। तो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इसलिए इसको कहा जाता है। इट इज़ रीन्यूएबल एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स की ग्रोथ इसके बिना मुकम्मल नहीं है। एंड इट आल्सो सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एज ए रिसोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी पर डिपेंड होते हैं। बात आती है सॉइल बनती कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की हम बात करें तो सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। ये एकदम से नहीं बन जाती, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाके 1 सेंटीमीटर सॉइल बनती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीफ, वहाँ उस जगह की लोकेशन कैसी है जहाँ सॉइल बननी है, वहाँ की रॉक्स कैसी हैं, दूसरा फैक्टर है पेरेंट रॉक। तीसरा क्लाइमेट यानी कि टेम्परेचर किस तरह का है, रेनफॉल कैसी होती है वहाँ पर, वेजिटेशन कैसी है जो कि ह्यूमस वहाँ प्रोवाइड करेगी। और टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें कि टाइम लगता है किसी भी सॉइल को बनने में। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सॉइल की बात आती है तो सबसे पहले नंबर पर जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल, फिर आती है रेड सॉइल, फिर आती है लैटराइट सॉइल, और फिर आती है एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल्स। तो सबसे पहले जब हम सॉइल्स की टाइप्स की बात करें तो हम लेते हैं एलुवियल सॉइल को, क्योंकि एलुवियल सॉइल इज़ वाइडली स्प्रेड सॉइल। सबसे ज़्यादा सॉइल हमें एलुवियल ही मिलती है इंडिया में, मोस्टली वाइडली स्प्रेड है। इसमें 2 तरह की सॉइल्स हमें मिलती हैं, ओल्ड एंड न्यू, जिसको कि बांगर एंड खादर भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉस्फोरिक, लाइम एंड पोटैश कंटेंट हमें इसमें एलुवियल सॉइल में मिलता है। तो इसको अगर हम ध्यान से समझें तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चरल बाउल जो है वो एलुवियल सॉइल में ही हमें मिलता है। जब हम पूरे इंडिया की बात करें तो एंटायर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पहले तो आप मैप को ध्यान से समझिए, तो जितना भी नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर हमें एलुवियल सॉइल मिलती है। और ये एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न एरियाज़ में इसलिए मिलती है क्योंकि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम हिमालयाज दे ब्रिंग सिल्ट विद देम। जैसे इंडस है, गेंजेस है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती हैं वही नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं और जो आगे जाकर राजस्थान तक एक्सटेंडेड है। इसके अलावा एलुवियल सॉइल हमें मिलती है डेल्टाइक एरियाज़ में, जितने भी डेल्टाज हैं जो कि नदियों द्वारा बनाए गए हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनकी मिट्टी से जो बने हैं तो वो वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल में जो हमें कंटेंट मिलते हैं वो है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इन तीनों का मिक्सचर मिलता है, इसलिए ये अच्छी बन जाती है। और इसके पार्टिकल्स की बात करें तो जैसे हम डेल्टा से अंदर की तरफ जाते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोटे होते जाते हैं। डेल्टा के पास बारीक हैं और अंदर जाके मोटे हो जाते हैं। और अगर हम एज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एज, एलुवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 2, बांगर एंड खादर। ओल्डर एलुवियम इज बांगर एंड न्यूअर एलुवियम इज खादर। जो नदी के पास वाला एरिया होता है वो खादर है, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा हमें फर्टिलिटी मिलती है। नेक्स्ट सॉइल आती है ब्लैक सॉइल। कलर से ही आपको पता चल जाएगा, कलर देख के हम उसका कलर क्योंकि ब्लैक होता है इसलिए हम उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ये सूटेबल होती है कॉटन की ग्रोथ के लिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, ब्लैक इन कलर। इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं एंड इट इज़ बेस्ट फॉर कॉटन प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा कॉटन यहीं पर उगता है, इसी सॉइल की वजह से। ज़्यादातर हमें डेक्कन ट्रैप में मिलती है जो लावा का बना हुआ है। और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में यहाँ मध्य प्रदेश का प्लेटो आ जाता है, सौराष्ट्र का रीजन आता है, मालवा आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एरिया इसमें शामिल होता है। एंड महानदी एंड गोदावरी की जो वैली है उसके भी कुछ एरियाज़ में हमें ये ब्लैक सॉइल मिलती है। ये सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल की बनी होती है और इसमें बहुत कैपेसिटी होती है वाटर को
होल्ड करके रखने की, पानी को अंदर तक होल्ड करती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम होता है, क्योंकि ये मिनरल बेल्ट में मिलती है ना, पोटाश भी मिलता है, लाइम भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गर्मी के मौसम में इसमें डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से इस सॉइल में क्रैक्स पड़ जाते हैं। नंबर 3 जो है वो है रेड एंड येलो सॉइल, जो कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स की वजह से बनती है। नीट लो रेनफॉल, आप अगर ध्यान से देखो तो वही प्लेटो एरिया जहाँ पर हमें आयरन मिलता है, रेनफॉल लो होती है इस एरिया में। तो ये मिलती है हमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में मिलती है, डेक्कन प्लेटो, और ओडिशा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, और मिडिल गंगा प्लेन के जो सदर्न पार्ट्स है ना वहाँ पे मिलती है, और उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में भी मिलती है। इसका कलर रेड होता है ड्यू टू आयरन प्रेजेंट इन द सॉइल, और जब इसको पानी लगता है यानी ऑक्सीडेशन होती है यानी हाइड्रेटेड हो जाती है तो इसका कलर चेंज होकर येलो हो जाता है, जैसे रस्ट लगने पर लोहा येलो कलर का हो जाता है। अगली जो सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल, जिसको कि चाहिए होता है बनने के लिए हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल। और ये लेटराइट सॉइल जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ वहाँ हमें चाय और कॉफ़ी भी मिलती है। तमिलनाडु, केरला वगैरह आपने देखा ना, हमें चाय काफ़ी ज़्यादातर वहाँ ही मिलते हैं। लेटराइट वर्ड ही उन्होंने लेटर वर्ड से लिया है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें मिलती है, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, एक्सेसिव रेनफॉल। अल्टरनेट पीरियड्स होते हैं, वेट पीरियड, उसके बाद एकदम से ड्राई पीरियड आता है। तो ऐसी जहाँ एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से लीचिंग हो जाती है इन एरियाज़ में, तो वहाँ पर लेटराइट सॉइल होती है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, ये एसिडिक है और डेफिशिएंट होती है ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करती ये जो लेटराइट सॉइल होती है। सदर्न स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में हमें ये मिलती है, उड़ीसा में मिलती है और वेस्ट बंगाल में मिलती है। नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड मीन्स एरिड एरिया यानी ड्राई एरिया, खुश्क एरिया, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मिलेगी वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान कौन सा इलाका हुआ? वेस्टर्न राजस्थान यानी कि डेजर्ट एरिया जो होता है, जहाँ पर एरिडिटी बहुत ज़्यादा, ड्राइनेस ज़्यादा है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एरिड सॉइल इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। क्यों? और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाई साल्ट कंटेंट होता है। पीछे भी आपने पढ़ा, रन ऑफ कच्छ में हाई साल्ट कंटेंट है, वेस्टलैंड बन गया वो। रेड एंड ब्राउन कलर होता है इसका। और जो हमारी लास्ट सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल, जो कि हमें मिलती है रेन फॉरेस्ट रीजन्स में, जहाँ पर ये वैली साइड्स में इसका जो टेक्सचर है वो क्ले होता है। और जैसे जैसे हम स्नो की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो इस सॉइल का, फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर है वो एसिडिक होता है। तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट नहीं बनता, मतलब कि प्लांट इतने ज़्यादा होते ही नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सॉइल है वो ज़्यादा ह्यूमस नहीं मिलता है हमें। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वही होता है जो सड़े गले पत्ते जो गिर के नीचे फिर ज़मीन में मिक्स होते हैं, वही इसको फर्टाइल बनाते हैं सॉइल को, है ना। तो अब बात आती है व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। जब सॉइल के बारे में सारा समझ लिया तो अब अगली बात क्या समझनी है हमने कि सॉइल इरोजन क्या होता है। इट रेफर्स टू द वेयरिंग अवे ऑफ ए फील्ड टॉप सॉइल बाय द नेचुरल और फिजिकल फैक्टर्स। अब नेचुरल और फिजिकल फैक्टर्स कौन से हो गए? जैसे वाटर हो गया, जैसे रेनफॉल हो गई, जैसे ग्लेशियर्स हो गए। तो दो तरह से सॉइल इरोजन होती है, शीट इरोजन और गली इरोजन। तो जिसको रोकने का तरीका क्या? कंटूर प्लॉइंग कर लो, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर लो, शेल्टर बेल्ट्स बना लो। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो सॉइल इरोजन रीजंस, अब ध्यान से डिटेल में अगर समझें तो रीजंस वही है, एक्सेसिव वाटर, रेनफॉल वगैरह की वजह से प्लांट उखड़ के चले जाते हैं, पूरी शीट बह जाती है, डिफॉरेस्टेशन कर दी है, ओवर माइनिंग हो गई है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है और जानवरों ने ओवर ग्रेजिंग कर दी है। अब कुछ कंजर्वेशन टिप्स बताते हैं सॉइल को बचाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन। हमें जंगल लगाने पड़ेंगे, फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे। जब फॉरेस्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी जो जड़ें होती हैं ना वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, वो मिट्टी को बहने नहीं देती। दूसरा तरीका है कंटूर प्लगिंग या कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग क्या होता है? स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उनके जो बॉर्डर्स होते हैं उन पे क्रॉप्स लगाई जाती हैं और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता, वो क्रॉप्स सॉइल को बहने से रोक देती हैं। तो उसको बोलते हैं कंटूर प्लोइंग। एक ही हाइट पे, मतलब लाइन वाइज जो है क्रॉप्स लगाए जाते हैं।
तीसरा तरीका है टेरेस फार्मिंग। ये भी मिला जुला वही वाला तरीका है, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन ये खुले खुले स्टेप्स बनाए जाते हैं और उन पे खेती, सीढ़ीदार खेती जिसको आप कहते हो। फिर उसके बाद है पास्चर लैंड्स, क्योंकि एक्सेसिव पास्चर लैंड्स मतलब ओवर ग्रेज कर दिया एनिमल्स ने, तो उनको मेंटेन करना और उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है सॉइल को बचाने के लिए। इसके अलावा लास्ट जो है वो स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये क्या होती है, अल्टरनेट रोज़ में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, या फिर दो लाइंस जो होती हैं उनके बीच में क्रॉप उगी है और उनके बीच स्पेस एक चीज़ की जा सकती है, स्पेस ना छोड़कर जो बीच वाला पोर्शन है ना उस पर हम क्या कर दें, ग्रास उगा दें। तो इसके अलावा हम क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स लगाकर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कौन सा चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अब हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि किस तरह से जो सॉइल है इम्पॉर्टेंट है, कल्चरली जो है वो यूज़फुल है होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी साउंड होनी चाहिए, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब मैं जल्दी जल्दी से आपको एक रिकैप दिखा रही हूँ। ह्यूमन बीइंग्स ने इसको यूज़फुल बनाया, फिर हमने लैंड रिसोर्सेज की बात की, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की, फिर हमने इम्पोर्टेंस की बात की, फिर हमने अवेयर होने की बात की कि किस तरह से हम 3 R's का यूज़ करके रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। फिर हमने ऑल अबाउट सॉइल्स के बारे में पढ़ा, कितनी टाइप्स की सॉइल हैं वो जाना, फिर सॉइल इरोजन क्या है वो जाना, और कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। लेट्स हैव ए लुक एट टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। जल्दी से अब मैं आपको जाते जाते कुछ इम्पॉर्टेंट, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो आप इसमें से खुद ही निकाल लोगे। तो जो 30 मार्क्स का होता है या 30 वर्ड्स का और 120 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको अभी जाते जाते बता देती हूँ। बहुत ही टेक्सचुअल एक्सरसाइज एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद डियर स्टूडेंट्स टेक्सचुअल एक्सरसाइज की बात आती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको डिस्कस, आप जो लेसन समझोगे उसी से आपको समझ आ जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 30 वर्ड्स का आपने आंसर देना होता है, तो उसके आपके पास 4 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप्स विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। कोई 3 स्टेट्स बतानी है जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है और मेनली कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे उगती है। आपको पता है मेन क्रॉप जो है कॉटन है और सॉइल आप खुद ढूंढोगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, मतलब बी पार्ट जो है इसका है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो ईस्टर्न कोस्ट की रिवर डेल्टास पे कौन सी मिलती हैं आपको सॉइल, एलुवियल सॉइल मिलती है ना, तो उसके 3 फीचर्स आपको बताने हैं। सी पार्ट इसका है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। आपने देखा स्ट्रिप क्रॉपिंग देखा, आपने देखा कंटूर प्लोइंग कैसे करनी है, फॉरेस्टेशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन डी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। है ना आसान बहुत, और गिव सम एग्जांपल्स, और उसकी एग्जांपल्स देनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लॉन्ग आंसर टाइप भी हम उसको कहते हैं, और ये जो क्वेश्चन होता है ये 120 वर्ड्स का होता है। इसका जो आपने आंसर देना है वो 120 वर्ड्स का देना है। तो इसमें जो आपका 2 ही क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, वो आपने अब पढ़ा। एंड व्हाई लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-61। 1960-61 के बाद फॉरेस्ट लैंड क्यों नहीं बढ़ी, और लैंड यूज पैटर्न क्या है, ये आपने लॉन्ग आंसर में 120 वर्ड्स का आंसर देना है। और जो लास्ट क्वेश्चन इसमें है वो है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, इकोनॉमी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो लोग ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम क्यों कर रहे हैं, इसको आपने आंसर लिखना है। तो ये आपके लिए एक तरह से प्रोजेक्ट है जो आपने इस लेसन को
अटेंड करने के बाद, सुनने के बाद अपनी नोटबुक्स पे अटेम्प्ट करना है और फिर अपने टीचर को दिखाना है। ठीक है, तो इसके साथ ही लेसन इज़ कंप्लीट, फिनिश्ड। हैव ए नाइस डे।